बचपन, ये शब्द सुनते ही क्या याद आता है? खेल, कहानियां, शायद माँ बाप का दुलार। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि बचपन की ये छोटी छोटी बातें वो हमारे आज और हमारे आने वाले कल को कैसे बनाती हैं? क्या ये मुमकिन है कि एक बच्चे का खेल, उसका गुस्सा या माँ बाप का व्यवहार वो सिर्फ उस बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य तय कर दे? हाँ, और आज हम इसी इसी मुश्किल लेकिन मज़ेदार सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि एक इंसान का शरीर, उसका मन, मतलब उसकी चेतना और उसका समाज, ये तीनों चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। अच्छा। ये अलग-अलग हिस्से नहीं हैं। ये एक ही प्रक्रिया के तीन पहलू हैं, जो मिलकर किसी इंसान के व्यक्तित्व का ताना-बाना बुनते हैं। इस ताने बाने को समझने के लिए हमारे स्रोतों में दो बड़े दिलचस्प मामले हैं। पहला मामला है सैम नाम के एक छोटे बच्चे का, जिसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टरों ने हर तरह की जांच की, लेकिन शरीर में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। और जब गहराई से देखा गया, तो पता चला कि वजह शारीरिक थी ही नहीं। उसके परिवार में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था, और सैम उस उम्र में था जहां बच्चे वो हर चीज खुद से करना चाहते हैं, अपनी आजादी चाहते हैं। तो वो तनाव और आजादी की छटपटाहट दोनों मिलकर उसके शरीर पर दौरे की शक्ल में असर कर रहे थे। और दूसरा मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक सैनिक जो युद्ध से लौटा तो उसे लगातार सिरदर्द रहने लगा, और फिर से सारी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी। हाँ, लेकिन असल वजह उसके मन में छुपी थी। युद्ध के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसका अपने लीडर्स पर से भरोसा उठ गया था। उसे अंदर ही अंदर ये बोझ खाए जा रहा था कि उसने अपने साथियों को निराश किया है। ये अनकहा बोझ ही वही उसके सिरदर्द की असली जड़ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या की जड़ सिर्फ शरीर में या सिर्फ दिमाग में नहीं थी। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें हमेशा तीन स्तरों को एक साथ देखना चाहिए। एक, शरीर यानी ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति की चेतना या मैं की भावना, जिसे हम ईगो कहते हैं, उसमें क्या चल रहा है। और तीसरा, उसके आसपास का समाज यानी सोशल माहौल कैसा है। मतलब ये तीनों एक ही मशीन के तीन पहिए हैं। हाँ, और कोई एक भी बिगड़ा तो पूरी मशीन डगमगा जाती है। वाह, मतलब शरीर, मन और समाज तीनों एक ही कहानी कह रहे होते हैं, बस भाषा अलग अलग होती है। तो फिर इसी नजरिए से बचपन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 4 साल की एक बच्ची एन का मामला है। वो अचानक बहुत जिद्दी और मतलब बचकाना बर्ताव करने लगती है, खासकर अपनी माँ के साथ। पर कमाल की बात यह है कि वो अपनी भावनाएं बोलकर नहीं, खेलकर दिखाती है। हाँ, बच्चों का खेल उनकी अनकही भाषा है। जब एन को खिलौनों का एक साइट दिया गया, तो उसने गुड़िया के घर में सबसे पहले बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, और कुछ देर बाद पिता की गुड़िया के सामने 3 चमकदार खिलौना कारें लाकर खड़ी कर दें। बाथरूम का दरवाजा बंद करना और पिता को कारें देना, ये तो किसी पहेली जैसा लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये पहेली तब सुलझती है जब हम बच्चे की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए रोकना और जाने देना सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं होती। अच्छा। सोचिए, टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान बच्चा पहली बार सीखता है कि वो अपने शरीर की किसी चीज को अपनी मर्जी से रोक सकता है या जाने दे सकता है। ये उसके लिए शक्ति और नियंत्रण का पहला अनुभव है। हाँ, सही कहा। तो एन का बाथरूम का दरवाजा बंद करना असल में अपनी किसी गहरी भावना को रोकने का प्रतीक था। शायद माँ के प्रति अपने गुस्से को वो अंदर ही रोक रही थी। और वो कारें, वो उसके पिता के लिए थी। वो प्यार और तारीफ जताने का उसका तरीका था। बच्चों के खेल उनकी पर्सनल डायरी की तरह होते हैं। वो उसमें वो बातें लिख रहे होते हैं जो जुबान से नहीं कह सकते। एन का खेल साफ साफ कह रहा था, मैं माँ से नाराज हूँ और पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी से जुड़ा एक और मामला है जो थोड़ा और भी चौंकाने वाला है। पीटर नाम का एक लड़का जो मल त्यागने से मना कर देता है, और उसे ये भ्रम हो जाता है कि वो गर्भवती है। एक मिनट, लड़का और गर्भवती होने का भ्रम, ये तो सुनने में बहुत अजीब है। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है। क्या वाकई एक भावनात्मक झटके का असर इतना गहरा हो सकता है? हो सकता है, और अक्सर होता है। पीटर का मामला दुखद है लेकिन बहुत गहरा है। उसकी एक नर्स थी जिससे वो बेहद प्यार करता था। वो नर्स अचानक नौकरी छोड़कर चली गई। अब एक बच्चे के लिए ये दुनिया उजड़ जाने जैसा है, एक तरह का विश्वासघात है। उस नुकसान की भरपाई के लिए, उस खालीपन को भरने के लिए पीटर ने अपने शरीर के अंदर कुछ रोक कर रखने की कोशिश की। उसका गर्भवती होने का भ्रम
उसी भावनात्मक खालीपन को भरने की एक दर्दनाक कोशिश थी। मतलब जिस चीज को उसने खो दिया था उसे वो अपने अंदर ही पैदा करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और पीटर का मामला हमें सीधे बचपन के सबसे पहले और सबसे गहरे संघर्ष पर ले आता है। उसकी नर्स का जाना भरोसे का टूटना था, और यहीं से सब शुरू होता है। भरोसा बनाम अविश्वास। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या ये दुनिया एक सुरक्षित जगह है? क्या मैं यहाँ भरोसा कर सकता हूँ? और इसका जवाब उसे कैसे मिलता है? अगर उसकी जरूरतें दूध, आराम, प्यार एक भरोसेमंद तरीके से पूरी होती हैं तो जवाब हाँ होता है, और अगर नहीं तो जवाब ना होता है। और यहीं पर जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक सीखा जाता है। क्या यह दुनिया भरोसे के लायक है? अगर हाँ तो इंसान आगे बढ़ता है, अगर नहीं तो शक और डर की एक परछाई हमेशा साथ चलती है। भरोसे की ये नींव पड़ने के बाद ही बच्चा शायद अपनी आजादी की पहली लड़ाई के लिए तैयार होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही बच्चा चलना और चीजों को पकड़ना सीखता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। अब वो सिर्फ लेटा हुआ असहाय बच्चा नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। और यहीं से दूसरा बड़ा संघर्ष शुरू होता है, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। मतलब मैं खुद कर सकता हूँ वाली भावना के सामने मुझसे नहीं होगा वाला डर। बिल्कुल। ये वो उम्र है जब हर चीज पर बच्चे का जवाब नहीं होता है। वो खुद खाना चाहता है, भले ही सारा खाना गिरा दे। खुद कपड़े पहनना चाहता है, भले ही उल्टे पहने। हाँ, क्योंकि वो अपनी मांसपेशियों पर, अपनी इच्छा पर नियंत्रण आजमा रहा होता है। वो पकड़ने और छोड़ने की ताकत को महसूस कर रहा होता है। लेकिन ठीक इसी समय समाज यानी माँ बाप उसे अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक तरह की जंग छिड़ जाती है बच्चे की मर्जी और माँ बाप के नियम के बीच। सही कहा, एक जंग। और इस जंग का नतीजा बहुत अहम होता है। क्या होता है उसका नतीजा? अगर इस टकराव में बच्चे को अपनी मर्जी आजमाने का, गलतियां करने का और फिर से कोशिश करने का मौका मिलता है, तो उसमें स्वायत्तता मतलब आत्मनिर्भरता की भावना पनपती है। उसे लगता है मैं काबिल हूं। और अगर ऐसा ना हो तो? लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा नियंत्रित किया जाए, हर कोशिश पर डांटा या शर्मिंदा किया जाए, तो उसके मन में अपने ऊपर ही शक और शर्म पैदा हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी हर इच्छा गलत है और वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। और ये शक जिंदगी भर पीछा कर सकता है। ये आजादी और नियंत्रण की लड़ाई तो वो माता पिता और बच्चे के बीच चलती है, पर बच्चे अपनी इस उलझी हुई दुनिया को समझते कैसे हैं? मुझे लगता है खेल के जरिए। हमारे स्रोतों में इस पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। एक अध्ययन में लड़के और लड़कियों को खिलौने देकर एक रोमांचक सीन बनाने को कहा गया, और जो नतीजे आए वो कमाल के थे। यह अध्ययन दिखाता है कि खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है। ज्यादातर लड़कियों ने घर के अंदर का हिस्सा बनाया। बिना दीवारों वाला एक खुला कमरा, माहौल अक्सर शांत होता था। या फिर उस शांत माहौल में बाहर से कोई घुसपैठ कर रहा होता था, जैसे कोई जानवर या कोई पुरुष की गुड़िया। उनके बनाए सीन में एक अंदरूनी जगह या इनर स्पेस का एहसास था। अच्छा, ये तो लड़कियों के खेलने का पैटर्न हुआ। क्या लड़कों की बनाई दुनिया भी इतनी ही सांकेतिक थी या वो इससे बिल्कुल अलग थी? बिल्कुल अलग। लड़कों ने अक्सर ऊंची मीनारें बनाई, इमारतें खड़ी की, या फिर वो गाड़ियों का लंबा ट्रैफिक जाम या एक्सीडेंट का सीन बनाया। उनके निर्माण में ऊंचाई, गति, रुकावट और बाहरी दुनिया यानी आउटर स्पेस का भाव था। तो इस फर्क का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ समाज की सीख है कि लड़कियां घर के अंदर और लड़के बाहर? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि बच्चे अपने खेल में अनजाने में अपनी शारीरिक बनावट और दुनिया के अनुभव को भी दर्शाते हैं। ये पूरी तरह से अनजाने में होता है, लेकिन खेल उनके लिए अपनी पहचान और दुनिया में अपनी जगह को समझने का एक तरीका है। इसी से जुड़ा एक और शानदार उदाहरण फ्रॉइड के पोते का है। जब उसकी माँ कहीं जाती थी तो वो एक खिलौने को धागे से बांधकर दूर फेंकता और कहता फॉट यानी दूर, और फिर उसे वापस खींचता और कहता डा यानी यहाँ। ये खेल से कहीं ज्यादा है। ये एक बच्चे का अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाने का तरीका है। जिस चीज ने उसे बेबस कर दिया, माँ का जाना, उसे वो खेल में अपनी मर्जी का गुलाम बना रहा है। मतलब अब वो असहाय नहीं है। बिल्कुल, अब वो डायरेक्टर है जो तय कर रहा है कि माँ कब जाएगी और कब आएगी। ये मनोविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है, एक बच्चे द्वारा खुद इजाद की गई थेरेपी। अब तक हमने जो भी बात की वो बचपन के उन अनुभवों के बारे में है जो शायद दुनिया के हर बच्चे के लिए सच है।
भरोसा, आजादी, खेल। लेकिन क्या संस्कृति इस कहानी को बदल देती है? क्या एक समाज अपने बच्चों को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालता है? बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे स्रोत दो अमेरिकी जनजातियों की कहानी बताते हैं जो एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती थी, सियू और यूरोप। सियू जनजाति, ये शिकारी लोग थे, है ना? हाँ, सियू शिकारी थे जो बड़े बड़े खुले मैदानों में भैंसों का शिकार करते थे। उनकी पूरी जिंदगी बहादुरी, आक्रामकता और उदारता पर टिकी थी। और उनके बच्चों का पालन पोषण इसी हिसाब से होता था। कैसे? बच्चों को बहुत लंबे समय तक, कभी कभी 5 साल तक माँ का दूध पिलाया जाता था। उन्हें पूरी आजादी दी जाती थी। उनका मानना था कि बच्चे को कभी रोने नहीं देना चाहिए, उसकी हर जरूरत तुरंत पूरी होनी चाहिए। ये तो बहुत ही प्यार और दुलार वाला बचपन लगता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जब बच्चे के दांत निकलते और वो दूध पीते हुए माँ को काटता, तो माँ उसे प्यार से नहीं समझाती थी, बल्कि उसके सर पर हल्के से थपथपाकर उसे और गुस्सा दिलाती थी, ताकि वो और जोर से काटे। गुस्सा दिलाती थी? क्यों? ये तो क्योंकि इस गुस्से और काटने को एक अच्छे शिकारी के लिए जरूरी क्रूरता का पहला लक्षण माना जाता था। वे बच्चे में उस आक्रामकता को बचपन से ही बढ़ावा देते थे जो भविष्य में उसे एक बहादुर शिकारी और योद्धा बनाएगी। अच्छा। को देने के लिए होती है। एक अच्छा शिकारी वो था जो अपना सारा शिकार दूसरों में बांट दे। वाह। और दूसरी तरफ यूरोक जनजाति थी, वे इनसे कैसे अलग थे? यूरोप का जीवन बिल्कुल अलग था। वे मछुआरे थे जो एक संकरी नदी घाटी में रहते थे। उनका पूरा जीवन सैल्मन मछली पर निर्भर था, जो साल में बस कुछ समय के लिए ही नदी में आती थी। इसलिए उनके लिए शिकार करना नहीं, बल्कि बचा के रखना, जमा करना और संयम बरतना सबसे जरूरी गुण थे। तो जाहिर है उनके बच्चों का बचपन सियू बच्चों से बिल्कुल अलग रहा होगा। दिन और रात जितना अलग। यूरोप बच्चों को बहुत जल्दी माँ का दूध छुड़वा दिया जाता था ताकि वे आत्मनिर्भर बने और ज्यादा मांग न करें। उन्हें बचपन से ही खाने में संयम बरतना सिखाया जाता था। धीरे धीरे खाओ, थोड़ा खाओ और खाते समय हमेशा अमीर बनने और पैसे बचाने के बारे में सोचो। मतलब उनकी पूरी दुनिया देने पर नहीं, बल्कि रोकने और बचाकर रखने पर केंद्रित थी। बिल्कुल। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि जिसे हम अच्छा पालन पोषण कहते हैं, उसकी कोई एक परिभाषा है ही नहीं। वो तो पूरी तरह से समाज की जरूरत पर निर्भर करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। सियोक को बहादुर, उदार शिकारी चाहिए थे, तो उन्होंने वैसे बच्चे तैयार किए। यूरोप को मेहनती, संयमी और जमा करने वाले मछुआरे चाहिए थे, तो उन्होंने अपना बचपन उसी सांचे में ढाला। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि बचपन कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है, बल्कि संस्कृति उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से गढ़ती है। आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि हम जो भी हैं, वो सिर्फ हमारी अपनी देन नहीं है। हमारे शरीर की जरूरतें, हमारे मन के शुरुआती संघर्ष और हमारे समाज की उम्मीदें, ये तीनों धागे मिलकर हमारी पहचान का कपड़ा बुनते हैं। भरोसा करना सीखना, आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ना और खेल के जरिए दुनिया पर काबू पाना, ये सब हमारी कहानी की नींव रखते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां इन्हीं बुनियादी मानवीय मराहिल को अपने अनूठे तरीकों से ढालती हैं। सियू और यूरोक हमें सिखाते हैं कि किसी भी व्यवहार को उसके सांस्कृतिक चश्मे के बिना समझना अधूरा है। बचपन का कोई एक सही तरीका नहीं होता। हर समाज अपनी जरूरतों और अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुसार बचपन को एक नया रूप देता है। ये सुनकर तो मैं सोच रही हूँ कि हम आज के दौर में इस भागती दौड़ती दुनिया में अपने बच्चों को अनजाने में क्या सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद हम उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए, या शायद सहयोग के लिए। हर पीढ़ी यही करती है। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में एक सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, क्या इस बातचीत से अपने या अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझने में कोई नई दृष्टि मिली? या शायद बचपन की कोई ऐसी बात, कोई आदत या कोई डर जिसे अब आप एक नए नजरिए से देख पा रहे हैं? ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे अपने बचपन को हमारी संस्कृति ने कैसे आकार दिया है। इस पर अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें भविष्य में अपनी व्याख्याओं को और बेहतर बनाने में मदद करती है, और ये जानने में भी कि कौन सी बात आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है।